अध्याय यह एक नवजात के रहस्यमय अनुभव। 1966 की एक रात सूक्ष्म प्रक्षेपण के एक अभ्यास का उपयोग करते हुए मैं अपने शरीर को होशपूर्वक छोड़ने में कामयाब रहा। तब मुझे एक विशेष स्वतंत्रता, एक अवर्णनीय आनंद का अनुभव हुआ। इस प्रकार एक पक्षी की तरह मैं दूसरे ग्रह के लिए उड़ान भरी, जो मेरे लिए अज्ञात था, लेकिन बहुत कुछ पृथ्वी ग्रह की तरह। क्योंकि मैंने चीड़ से भरे विशाल हरे भरे जंगल और एक लॉग केबिन देखा, जिसके भीतर मैंने कुछ लोगों को अपने हाथों को ऊपर उठाने के लिए लहराते देखा। मेरा ध्यान मैं नीचे उतरा और बड़े आश्चर्य के साथ पाया कि मास्टर समेल ऑन वेयर वहाँ कुछ रिश्तेदारों और उनके कुछ शिष्यों के साथ थे, जिन्होंने मुझे बहुत गर्मजोशी से गले लगाया और एक बहुत ही विशेष खुशी का वर्णन किया, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। इसके बाद गुरु ने मुझे जंगल में चलने के लिए आमंत्रित किया, जब तक कि हम एक पत्थर के पुल पर नहीं पहुंचे, जहां उन्होंने समझाया कि यह ग्रह चंद्रमा था। लेकिन पहले दौर के दौरान, जब इसके निवासी जानवर और वनस्पति थे, तो वो प्राचीन पृथ्वी चंद्रमा या धरती माता चंद्रमा थी। उसने मुझे नदियाँ, पहाड़ और बड़े समुद्र दिखाए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसी अन्य ग्रह पर समय पर वापस जाना कैसे संभव है, जैसे उस सुदूर युग में? अब आप देखिए आदरणीय सज्जन, एक सचेतन प्रक्षेपण क्या होता है? इसके माध्यम से आत्मा स्वयं को अन्य ग्रहों पर ले जा सकती है और कई रहस्यों को जान सकती है। सुनो, आपको वास्तव में उस उपग्रह के लिए आत्मा के रूप में पेश किया गया था, या जिसे आप इसे कॉल करना चाहते हैं, जो तारों वाली रातों में चमकता है। निश्चित रूप से आपने मेरी आत्मा को उस उल्लिखित पुल पर पाया। हालांकि यह स्पष्ट है कि आपने जो देखा, अर्थात पुल, नदी, वनस्पति आदि, एक अत्यंत प्राचीन अतीत से मेल खाता है, क्योंकि वर्तमान में चंद्रमा एक लाश है। आपके लिए यह जानना अच्छा है कि दुनिया, लोग, पौधे और जानवर पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, उम्र बढ़ते हैं और मर जाते हैं। तो सच के नाम पर मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा अब एक लाश है। बहरहाल, उस उपग्रह में बचपन, युवावस्था, परिपक्वता के दौरान बहुतायत में जीवन था, लेकिन वो वृद्ध हो गया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। आत्मा न केवल भविष्य और वर्तमान को देख सकती है, बल्कि अतीत को भी देख सकती है। इस प्रकार आपने जो देखा वो ठीक उस प्राचीन समय से मेल खाता है, जिसमें चंद्रमा में शक्तिशाली नदियाँ, गहरे समुद्र, प्रचुर वनस्पति, विस्फोट में ज्वालामुखी, वनस्पति, पशु और मानव जीवन था। मैं चाहता हूँ कि आप जान ले कि सेलेनाइट्स अस्तित्व में थे, क्योंकि चंद्रमा की क्रमिक ऐतिहासिक अवधियों में 7 मानव मूल दौर थी। पहली जड़ दौर दिग्गज थे और आखिरी वाले लिलिपुटियन थे, दूसरे शब्दों में पाइग्मी। इसलिए हम चंद्रमा पर रहने वाले अंतिम मानव परिवारों को मानव चींटियों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे आश्चर्यचकित न हो, क्योंकि हर ग्रह पर ऐसा ही होता है। पहली जड़ दौर विशाल होती है और आखिरी बहुत छोटी होती है। आपने चंद्रमा पर जो देखा और सुना, उसे याद करने के लिए बधाई। 2 जुलाई 1969 के महीने में मास्टर समेल ऑन वेयर, उनके परिवार, एक मित्र, एक अन्य शिष्य और इस विनम्र सेवक को हिडाल्गो राज्य के एक शहर में जाने का अवसर मिला। हम एक पुरातात्विक क्षेत्र का अध्ययन करने के उद्देश्य से एक बहुत ही बरसात और थोड़ी ठंडी दोपहर के दौरान एक कार में चले गए। हालांकि हमने सोचा था कि ऐसी जगह पर जाना संभव नहीं होगा, क्योंकि हाईवे पर तेज बारिश हो रही थी और दृश्यता बहुत कम थी। हमने लगभग पूरे रास्ते का चक्कर लगाया और जब हम पहुंचे तो आश्चर्य से देखा कि जिस शहर की ओर हम जा रहे थे, उसका आकाश कितना साफ हो रहा था, जबकि उसके चारों ओर काले बादल जमा हो गए थे। इस प्रकार हम व्यवहारिक रूप से पुरातात्विक क्षेत्र की संपूर्णता का दौरा कर सकते हैं। फिर मैंने देखा कि मास्टर सामिल ने कुछ तात्कालिक सांद्रता की
और बाद में अपनी पत्नी से टिप्पणी की अनुमति दी गई थी। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने उस घटना पर ध्यान दिया जो घटी थी। मेरा जवाब सकारात्मक था, क्योंकि यह स्पष्ट था कि उसने बारिश के अंत का अनुरोध किया था। हमारी यात्रा के बाद उन्होंने हमें कार में जाने का संकेत दिया और तुरंत बारिश शुरू हो गई। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह चमत्कार कैसे संभव हुआ? क्या आपके लिए यह जानना अच्छा है कि 4 तत्व अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी प्रकृति के मौलिक प्राणियों द्वारा घनी आबादी वाले हैं? जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको बहुत अजीब लग सकता है। हालांकि हमारे इतिहास में हर समय परियों, अप्सराओं, नेरिड्स, सिल्फ्स, एल्व्स आदि के बारे में परंपराएं रही हैं, तो ठीक है, वे तत्व हैं। उन्हें तत्व कहा जाता है क्योंकि वे तत्वों में रहते हैं। उदाहरण के लिए अजगर पृथ्वी की चट्टानों के भीतर रहते हैं। सैलामेंडर आग में रहते हैं, हवा में सिल्फ, बादल और पानी में नेरिड्स। संशयवादी लोग इसमें से कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विश्वास करते हैं, और इसलिए मैं आपके प्रश्न को बहुत खुशी से समझाऊंगा और उत्तर दूंगा। कुछ गुप्त सूत्रों के माध्यम से मेरी आत्मा ने बादलों में रहने वाले सिल्फों को आदेश दिया कि वे उन बादलों को हटा दें। फिर भी आपको इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि पानी एंडाइन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। विशेष मानसिक धाराओं को प्रेरित करके सिल्फ ले जा सकते हैं या स्थानांतरित कर सकते हैं। वो बादल किसी स्थान से दूर चला जाता है और इस प्रकार जल की अशुद्धियों को भी दूर करता है। इस प्रकार बारिश को क्षण भर के लिए दूर किया जा सकता है। हालांकि हम दीक्षा केवल विशेष मामलों में ही ऐसा करते हैं, क्योंकि अन्यथा प्रकृति में विकार का परिणाम होगा। जब एक गूढ़ ज्ञानवादी दीक्षा इस तरह का चमत्कार करती है तो वो हमेशा श्रेष्ठ प्राणियों की अनुमति से करता है। आपने जो चमत्कार देखा वो आवश्यक था, क्योंकि हमारे लिए तुला से कुछ मोनोलिथ का अध्ययन करना आवश्यक था, जो कि काफी उल्लेखनीय थे। 3. जिस अभ्यास में मैं अपने पिछले जन्मों को याद करना चाहता था, जैसे कि आपने हमें सिखाया है, मुझे निम्नलिखित अनुभव हुए। मैंने खुद को एज़टेक के समय में तेओतिहुआकान के पिरामिडों में देखा था। इस प्रकार जहाँ गढ़ स्थित है वहाँ एक बड़ी भीड़ थी जो बड़ी प्रशंसा और आवाज उठाती थी, क्योंकि मृतकों के एवेन्यू के साथ शहर के लोग, सैनिक और राजनेता बड़े पैमाने पर प्लम, कंगन, सैंडल और गहनों से सजाए गए थे। सोने और गहनों से रास्ते के साथ मैं कई कैदियों के साथ उनके हाथों और गर्दन से बंधे हुए बाघ और चील के शूरवीरों के रूप में कई सैनिकों से घिरे हुए सूर्य के पिरामिड के पैर की ओर चल पड़ा, जहां एक महान अलाव जल रहा था। और जब मैं वहां पहुंचता था मंच उन्होंने हमें एक पंक्ति में रखा। एक पुजारी ने इशारा किया और सब चुप हो गए। फिर उन्होंने चिरिमियास और टेपोनाजिटलिस को आवाज देना शुरू किया। बाद में अवर्णनीय तेज तरारता के साथ नृत्य करने वाली युवतियां आईं। जब नृत्य समाप्त हुआ तो 12 बुजुर्ग आए जिन्होंने एक प्रकार का कोर्ट मार्शल किया। फिर उन्होंने हमें जज किया। इसके बाद उन्होंने हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी और हमें पिरामिड की सीढ़ियां चढ़ने के लिए मजबूर किया। रास्ते में कुछ फिसलकर गिर पड़े। जब से हमने दर्द के शोर और चीखें सुनी, मुझे याद आया कि मुझे सीढ़ियां बहुत संकरी लग रही थी, क्योंकि मेरा आधा पैर ही वहां फिट होता है। तब कुछ प्रार्थनाएं, आवाहन और प्रसाद थे जब वे बेहतर मंच पर पहुंचे, जहां अंत में हमें भगवान हुइचिलोपोटेक्सली को बलिदान दिया गया। क्या हुआ मुझे समझा सकता है? यह पुनर्जन्म है या वापसी? सामेल ऑन वे ध्यान में अपने पिछले जन्मों को याद करने की लालसा के साथ आप थोड़ी नींद में हो गए और फिर आपकी आत्मा हड्डियों और मांस के शरीर से निकल गई। इसके बाद बीते दिनों के अलग अलग दृश्य और यादें आपके सामने आईं। मैं आपको यह समझने के लिए आमंत्रित करता हूँ कि वास्तव में आप एक एज़टेक नागरिक थे।
जो प्राचीन मेक्सिको के निवासी थे। जाहिर है, आपने देखा कि कैसे अज़टेक ने अपने कई अपराधियों का न्याय किया और बाद में उन्होंने उन्हें देवताओं के लिए बलिदान कर दिया। इसलिए वे सभी जो मानव बलि की वेदी पर बलि चढ़ाए गए थे, वे सभी निर्दोष लोग नहीं थे। पूर्व कोलंबियाई मेक्सिको में मानव बलि थे।